तो बेटा सबसे पहले तो हम लोगों को ये काम करना है, ये बात करनी है कि वी नीड टू टॉक अबाउट सम एक्सपेरिमेंट जो नॉर्मली ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल में डिस्कस होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो देर आर सम सेक्शन जहां से बहुत ज्यादा एटीपीज बनकर आते हैं। ठीक है, और जनरल फॉर्मूला तो मुस्कान याद रखने ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मेजरिंग टेक्निक्स हैं, कुछ न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में हमने बात करनी है, थर्मल फिजिक्स में हमें बात करनी है, वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड एटॉमिक फिजिक्स। तो ये मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट लिस्ट बताऊंगा जो नॉर्मली एग्जामिनर पूछता है इन ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। तो शुरुआत करते हैं। ओके बेटा, तो नाउ सबसे पहले हमसे क्या बात हो रही है? मेजरमेंट टेक्निक के बारे में। तो एक एक्सपेरिमेंट जो नॉर्मली मेजरमेंट टेक्निक में डिस्कस किया जाता है, investigate and analyze relationship between two physical quantities. These physical quantities can be any. ठीक है, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करना शुरू कर देगा, वो स्पीड टाइम ग्राफ डिस्कस कर लेगा, वो एक स्टोन को थ्रू अ पर्टिकुलर हाइट ड्रॉप कर रहा है, जमीन पर आने में कितना टाइम लग रहा है, दो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेगा वो। और ये वाले पार्ट मैक्सिमम टाइम्स हमारे पास ग्राफ वाले सवाल में आते हैं। ठीक है, तो ग्राफ वाला एक सवाल होता है जो 100% हमसे डिस्कस किया जाता है, तो उसमें ये बात कवर हो सकती है। दूसरा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको वो वाइब्रेट करवा रहे हैं, ऑसिलेट करवा रहे हैं। इट कुड बी सिंपल पेंडुलम, इट कुड बी स्प्रिंग मैथ सिस्टम, मतलब स्प्रिंग के साथ मैथ को अटैच करके खींचा एंड इट ऑसिलेट्स। ठीक है, इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स में जो बॉडी का घूमकर, यहां से मैंने बॉडी को लीव किया है, घूमकर वापस आने का जो टाइम है वो टाइम पीरियड कहलाता है। अब ये टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, तो बेटा हम क्या करते हैं इन सिनेरियोज में, हमारे पास हम मल्टीपल ऑसिलेशंस को टाइम करते हैं, एंड जो टोटल टाइम होता है वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, 40 मार्क्स का पेपर होगा। नाउ बेटा, ज्यादा बेहतर आई मीन नंबर है रहमा, 20 ऑसिलेशन, आप 10 ऑसिलेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मुस्तकीम भाई कोई भी उल्टे सीधे नामों से क्लास में एंटर हो तो उसे एंटर नहीं करिएगा। आई एम गिविंग यू राइट। देखो ना, एक आया हुआ है अमान यूट्यूब डेविल। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है बेटा? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मीटर रूल, मीटर रूल के बारे में हमने जनरल फिजिक्स में पूरा डिस्कशन किया है, और बेसिकली जो जनरल फिजिक्स में मैंने मेजरमेंट का सेक्शन कवर किया था ना, वो एटीपीज को माइंड में रखते हुए कवर किया था। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एटीपीज जिसमें ऐसे सवाल पूछे जा रहे होंगे जो हमने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़े हैं। ठीक है, टेप मेजरमेंट, माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज, सिंपल कैलिपर्स। सिंपल कैलिपर की बात हो रही है यहाँ पे, वर्नियर कैलिपर की बात नहीं हो रही है। सिंपल कैलिपर याद है, दो साइड स्क्वायर्स के दरमियान कोई ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर करना है एंड रूलर की मदद से हम रीड करते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ट्रेंडल व्हील, तो ट्रेंडल व्हील भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अच्छा एक सवाल बड़ा कॉमन आता है, और वो सवाल ये है
कि देयर इज अ पर्सन हु इज वॉकिंग, तो एक कदम जो उस बच्चे ने उठाया है आगे बढ़ने के लिए, उसे वो क्या कह रहे हैं? स्ट्राइड। तो आप में से कोई कमेंट कर सकता है, आप एक कदम में कितना डिस्टेंस कवर करते हो? सर कभी मेजर नहीं किया, लेकिन रफली 4 फुट। 4 फीट? मतलब एक छोटे बच्चे को सर अंदाजा नहीं। जमीन पे लेटाएं तो आप एक कदम में उसे पार कर लेंगे। सर पता नहीं, अगर सबसे अगर बहुत ही कोई ज्यादा खोले तो शायद इतना हो जाए। एवरेज कभी उनका बेटा, भी नहीं। सर नॉट पॉसिबल। सेंटीमीटर में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो सेंटीमीटर्स में इट कुड बी, मतलब मैंने मेजर किया था, मैंने फिजिकल क्लास में काम करके दिखाया था, तो आई कवर्ड अराउंड 45 सेंटीमीटर्स, बगैर कोई एक्स्ट्रा जान लगाए। मतलब अगर मैं तमीज से तरीके से चल रहा हूं तो मैं एक कदम में 40 to 45 सेंटीमीटर कवर कर रहा हूं, ठीक है? तो इस तरह के सवाल एस्टिमेशन में आते हैं, ठीक है? अब एस्टिमेशन में आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो जो आपकी पॉसिबल है। लाइक खवातीन है, लड़के हैं, वो उनके कदम थोड़े छोटे होते हैं, तो दे कैन राइट 20 सेंटीमीटर, दे कैन राइट 30 सेंटीमीटर। मर्द हजरात, उनके कदम थोड़े बड़े होते हैं, तो दे कैन राइट 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है? तो चलेगा, ये आपके मुताबिक है, ये एस्टिमेशन वाला सवाल ऐसा आता है, ठीक है? तो टाइम इंटरवल्स हमने स्टॉप वॉच से मेजर करने हैं, और एक होता है लेजर इक्विपमेंट। मैं आपको समझाता हूँ लेजर इक्विपमेंट क्या है। बेटा, यहाँ पे मैंने पेंडुलम रखा है, इसे लाइट गेट्स भी कहते हैं। यहाँ पे एक लेजर लाइट है जो कि ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है पेंडुलम से, ठीक है? तो जैसे ही पेंडुलम मूव करेगा, लाइट की ऑब्स्ट्रक्शन खत्म होगी, और ऑटोमेटिक एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर लगा हुआ है। जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन खत्म होगी, वो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर अपना टाइमिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है? अब पेंडुलम घूमता है, घूमकर वापस आता है, तो अगेन क्या होगा? वो उस लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो वंस अगेन जब लाइट का पाथ ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ठीक है, तो वो उस दौरान टाइम मेजर करना ऑफ कर देगा, ठीक है बेटा? तो वो लाइट गेट एक बहुत एक्यूरेट वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल देता है, ठीक है? तो एक ये वाला सिनेरियो भी मैंने एटीपीज में देखा है कि लाइट गेट से रिलेटेड सवाल आया, ठीक है? तो आप ये जो लेजर इक्विपमेंट बोल रहा है ना, ये लाइट गेट की बात कर रहा है, ठीक है? नाउ आगे बढ़ते हैं। टिकर टेप टाइमर। तो बेटा, टिकर टेप टाइमर क्या होता है? बेसिकली इट्स द टॉपिक ऑफ व्हाट डू वी से, जनरल फिजिक्स, स्पीड टाइम ग्राफ का एक टॉपिक है। तो टिकर टेप टाइमर में क्या होता है? एक टेप पे एक टाइमर डॉट्स मार्क करता है, ठीक है? इस तरह। अब डॉट्स को देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है कि हर एक डॉट में सेम डिस्टेंस है, और टिकर टेप टाइमर का एक स्पेसिफिक टाइम होता है डॉट को मार्क करने का, ठीक है? वो 1 सेकंड में 50 डॉट मार्क करता है, ठीक है? यानी एक डॉट को मार्क करने का टाइम क्या हो गया? 0.02 सेकेंड्स, ठीक है? तो टिकर टेप टाइमर 1 सेकंड में, सॉरी, एक डॉट 0.202 सेकेंड्स में मार्क करता है, तो 1 सेकंड में 50 डॉट मार्क करता है। ये पता है हमें, ये कांस्टेंट बात है। अब अगर एक टिकर टेप टाइमर पे मैं एक टेप को इस तरह रखा हुआ हूं कि टेप को एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मैं मूव करवा रहा हूं, तो हर एक डॉट के दरमियान सेम डिस्टेंस होगा। यही डेफिनेशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, सेम डिस्प्लेसमेंट का वर्ड इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है? नाउ टेल मी वन थिंग, अगर मैं टिकर टेप टाइमर को ज्यादा स्पीड से पुल कर लूं तो क्या होगा? डॉट्स कैसे हो जाएंगे अब? तेरे करीब आ जाएंगे।
बहुत ज्यादा स्पीड से मैंने खींचा है ना, तो डॉट्स विल मूव फार अपार्ट लाइक दिस। तो हर एक 0.02 सेकंड में नाउ डॉट्स आर कवरिंग मोर डिस्टेंस। तो इसको देखकर हम बता सकते हैं क्या यहाँ पे टिकर टिप टाइमर एक्सेलरेट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं टेप को पुल करने की स्पीड डिक्रीज करना शुरू कर देता हूं, तो बेटा हमारे पास सिनेरियो कैसा आ जाएगा? सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी डॉट्स हैं वो ऐसा ऐसा करीब आना शुरू हो जाएंगे। तो टिकर टिप टाइमर का एक सवाल मैंने पास पेपर्स में देखा था, और उस सवाल में क्या था बेटा, उन्होंने इस टेप को एक टॉय कार से, एक रिमोट कंट्रोल टॉय कार से कनेक्ट कर दिया था। तो जब वो टॉय कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे ट्रेवल कर रही थी, डॉट मार्क जो हो रहे थे वो यूनिफॉर्म थे, डिस्टेंस उसका यूनिफॉर्म था। जब कार एक्सेलरेट कर रही थी, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट डॉट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। और जब कार डिसेलरेट हो रही थी, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट डॉट्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से हम लोगों ने टिकर टेप टाइमर को डिस्कस करना है पेपर में जब भी आए। अब जनरल जो मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो थोड़े रिपीटेटिव अंदाज में एग्जामिनर डिस्कस करता है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूटोनियन मैकेनिक्स व्हिच इज द क्लासिकल फिजिक्स, तो यहां पर हमारे पास क्या डिस्कशन होता है बेटा? वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पूरा डिस्प्लेसमेंट मेथड भी सिखाया है, यूरिका मेथड भी सिखाया है, उसके थ्रू आपसे सवाल का जवाब किया जा सकता है। यस, आई विल शेयर दिस पीडीएफ। देन स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बहुत डिटेल में किए हैं, उनके थ्रू आ सकता है। तो ये बात शायद अब आपको समझ में आना शुरू हो, जो हम लोगों ने कंटेंट कवर किया है ना अपनी रेगुलर क्लासेस में, अल्हम्दुलिल्लाह उस कंपोनेंट उस कंटेंट में हमने सारी चीजें कवर की हैं। मतलब कोई ऐसी चीज मुझे याद नहीं पड़ती जो एटीपी से रिलेटेड हो और वो मैंने कवर ना की हो, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ लोड ऑन स्प्रिंग यानी हुक्स लॉ, ठीक है। देन वेरीफाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। पिछली क्लास में हमने प्रॉपर तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को वेरीफाई करना भी सीखा था, कि पूरा मैंने आपको तरीकेकार डिस्कस किया था। लास्ट टाइम हमने कौन सा पेपर सॉल्व किया था? लेट मी सी। ये वाला था, हाँ। वैसे में नहीं, ये तो याद पड़ रहा है लास्ट टाइम कौन सा हम लोगों ने पेपर 2 का सवाल सॉल्व किया था जिसके अंदर हम लोगों ने वेरीफाई किया था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को? वो सर। 10 गिव मी अ मिनट, मैं जरा देखता हूँ, तो दैट आपको हाथ के हाथ दिखा भी दूं कि इस एक्सपेरिमेंट अगर पेपर में आता है तो कैसे करना होगा। ये रहा,
तो ये हमने एक पूरा डिस्कशन किया था, हाउ टू वेरीफाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है बेटा, अगर आपको सस्ते जोक्स मारने हैं तो आप काइंडली क्लास से चले जाएं, वरना आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, नाउ तो आगे बढ़ते हैं बेटा। वेरीफाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का मैंने आपको तरीकेकार बता दिया। सेंटर ऑफ मास ऑफ लैमिना, एक पूरी वीडियो इंस्टाग्राम पे मैंने उससे रिलेटेड बना के डाली कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द सेंटर ऑफ irregular shaped bodies which is normally called lamina। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे निकाल सकते हैं? इन प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स, रो जी एच, जो पूरी मैंने एक डायग्राम बनाकर दिखाई थी आपको रो जी एच वाली, कि यहाँ पे कम प्रेशर होगा, यहाँ ज्यादा प्रेशर होगा, यहाँ मैक्सिमम प्रेशर होगा। तो ये तमाम चीजें वी डिस्कस्ड। नाउ आगे बढ़ते हैं। थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास पूछे जाते हैं, दैट कुड बी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। और वह रीजन इज, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विस बहुत ज्यादा गिरी हुई है। जो 4G है वो तो चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो लेट्स होप ये तमाम चीजें जो है हमारे पास, इंटरनेट हमें तंग ना करे। सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड माजरत इस तमाम सूरत है, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में होता ना तो दो चार चमाटे लगा के सब ठीक कर देता। तो खैर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत बातें की हैं। याद है मैंने आपको पीस वाला सवाल करवाया था, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने तमाम 4 डिफरेंट रॉड्स के ऊपर पीस अटैच किए थे, जिसका पीस पहले फॉल कर रहा था वो बेस्ट कंडक्टर था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तमाम बातें हम लोगों ने की हुई हैं। कन्वेक्शन में भी मैंने आपको पोटेशियम पोमैंगनेट वाला एक्सपेरिमेंट डिस्कस करवाया। ठीक है, इसके रिलेटेड हम लोगों ने सी ब्रीज, लैंड ब्रीज भी किया। एंड रेडिएशन में भी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया डार्क एंड शाइनी प्लेट्स वाला, वो भी हमारे सामने है। तो उससे रिलेटेड भी सवाल आ सकते हैं। हीटिंग कूलिंग इफेक्ट की बात हम लोगों ने की, जो पूरे हम लोगों ने हीटिंग कर्व बनाए थे। ठीक है, एंड देन फिर हम लोगों ने कूलिंग कर्व बनाए थे। ठीक है, नाउ दिस पार्ट, द यूज ऑफ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इसका बहुत छोटा सा पार्ट हमारे सिलेबस में है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेजरमेंट। तो जिस तरह हम एक रूलर स्टडी करते हैं, उसी तरह हम थर्मोमीटर भी स्टडी करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, ये हमारे पास, या इट्स ओनली रिलेटेड टू मेजरमेंट। हम मेजरमेंट से रिलेटेड ही एटीपी में थर्मोमीटर पढ़ेंगे। इनफैक्ट मैं आपको अभी आईजीसीएसई और ओ लेवल्स के स्पेसिमेंस करवाऊंगा, तो उसमें किसी आईजीसीएसई या ओ लेवल्स के पेपर में हमारे पास सर स्पेसिमेन में थर्मोमीटर इस्तेमाल हुआ है। जी आयशा। सर मुझे पूछना था कि रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट में और एक्सपेरिमेंट ऑफ गुड एंड बैड इमिटर्स ऑफ हीट में कोई वो डिफरेंस, और रेडिएशन का स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट क्या होगा? वही है, सेम है। सेम है? अच्छा। क्योंकि रेडिएशन की एमिशन टेक्सचर और कलर पे डिपेंड करती है, वो उसी एक्सपेरिमेंट में लाया कर रहा है। सही, ठीक है। ओके बेटा, सर ये तो कैलिब्रेशन नाउ ऑफ थर्मामीटर और कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या लेटेंट हीट, इसमें मुझे पहले मसला आ कैलिब्रेशन रहा था। ऑफ थर्मोमीटर अब नहीं आएगा। हाँ, मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मेजरमेंट
आपको सिखाई है वो मैं दिखा देता हूं। तो ये हम लोगों ने, इफ यू रिमेम्बर, ये पूरा एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था और हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक फॉर्मूला जनरेट किया था विच इज हियर। ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिप्लेस किया था, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होती है? पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर होती है IV, टाइम ऐसे ही रहा अपॉन m डेल्टा t। ठीक है, तो करंट, वोल्टेज, टाइम, मास, चेंज इन टेम्परेचर, ये 5 क्वांटिटीज हमें मेजर करना पड़ेगी। ठीक है, सर एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ रहमा, सिर्फ सर मेजरमेंट की हद तक थर्मोमीटर है। 1 मिनट बेटा, जवाब दे रहा हूँ मैं किसी जी को। सर सॉरी जी बोले आप। सर मैं पूछा था कि वो भी तो फॉर्मूला था कि चार्ज इक्वल टू I/T। सर वो लाइन लिख सकते हैं क्या? Q इक्वल्स टू I T, ये बोल रहे हैं? जी सर वो बोला। जी सर। नहीं, यहाँ पे चार्ज क्यों रिप्लेस करना है जब करंट हमें एमीटर मेजर करके दे रहा है इन सीरीज? तो सिंपल करंट की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है सर ओके। ईमान, जैसे हम लोगों ने पेपर 2 में तैयारी करनी थी ना, फॉर्मूला भी वैसे ही माइंड में रखे। अब हमारे पास कोई मौका नहीं है चांस लेने का। ठीक है, तो कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मूला दे देता है वो ATP में, लेकिन जो जनरल बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो तो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। करंट कौन मेजर कर रहा है बेटा? एमीटर इन सीरीज। वोल्टेज कौन मेजर कर रहा है? पैरेलल में वोल्ट मीटर। किसके साथ पैरेलल में? हीटर के साथ पैरेलल में। तो देखो, हीटर के साथ पैरेलल में अगर मैं यहां बनाता तो भी ठीक रहता वोल्ट मीटर। ठीक है, हमने एज्यूम करना है कोई भी हीट एनर्जी सराउंडिंग में जाया नहीं होगी। अगर वो बोलता है आपसे, आपने अपने पूरे सिस्टम को इंसुलेट, आइसोलेट करके दिखाना है, तो बेटा ये प्रोसेस कहलाता है लैगिंग। और लैगिंग में क्या करते हैं? चारों तरफ इस तरह क्रॉसेस बना देते हैं। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि व्हेन माय यंगर सिस्टर वाज गेटिंग मैरिड, तो हमारा डिस्पेंसर खराब हो गया था, तो मैंने ये लैगिंग का प्रोसेस किस तरह किया था। 19 लीटर्स की बोतल को डीप फ्रीजर में रखा। डीप फ्रीजर में रखने के बाद जब वो चिल्ड हो गई, उसके इर्द गिर्द टॉवल लगाया और टॉवल के ऊपर एल्युमिनियम फॉयल से उसे पूरा का पूरा कोट कर दिया। तो टॉवल ने कंडक्शन कन्वेक्शन रोकी, एल्युमिनियम फॉयल ने रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस रोकी। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बाकायदा ATP में आते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आप शो कर देंगे कि आप आइसोलेट कर रहे हैं अपने सिस्टम को। यहां पे मैं आपको सिखा रहा हूं स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड निकालना। तो बेटा, आपने पहले एम्प्टी कंटेनर का मास मेजर करना है, फिर आपने कंटेनर में पानी डालना है और मास मेजर करना है, एंड देन दोनों मासेस को आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मास ऑफ लिक्विड आ जाएगा, जो आपने नीचे पुट करना है फॉर्मूला में। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट आपने शुरू किया, जब हीटर को आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना शुरू की, आप स्टॉप वॉच ऑन करेंगे। जब आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आप स्टॉप वॉच ऑफ कर देंगे। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। ये तमाम चीजें मैंने आपको, और एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो टेम्परेचर है आप थर्मोमीटर से रीड करेंगे। एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो टेम्परेचर है वो भी आप थर्मोमीटर से रीड करेंगे। चेंज इन टेम्परेचर जितना भी आ रहा है वो यहाँ पुट कर देंगे। तो करंट, वोल्टेज, टाइम टेकन बाय द एक्सपेरिमेंट, मास ऑफ द लिक्विड और टेम्परेचर चेंज, ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर ये एक्सपेरिमेंट सॉलिड का होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम का ब्लॉक होता, तो बेटा मुझे डायरेक्टली एल्युमिनियम का मास मेजर करके यहाँ पे पुट करना था। ठीक है, कोई मास सब्ट्रैक्ट नहीं करना था। ठीक है, तो सॉलिड्स के लिए तो बड़ा आसान है।
आपने बस सॉलिड के ब्लॉक को कंटेनर पे रखा, और सॉरी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखा और मास मेजर कर लिया, ठीक है। सिमिलरली अगर हमसे एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है कि आपने स्पेसिफिक लेटेंट हीट फाइंड आउट करनी है, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला ये हो जाएगा, Q की जगह पावर इनटू टाइम, जैसे यहां पे पुट किया है, एंड IVT अपॉन M। मतलब फॉर्मूला सिर्फ सेम है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर अब नहीं आ रहा। बेटा काइंडली म्यूट, चेंज इन टेम्परेचर नहीं आ रहा। तो बेटा अब हम वो टाइम मेजर करेंगे जिस टाइम पर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। मतलब टेम्परेचर जब कांस्टेंट हुआ, हमने स्टॉप वॉच ऑन की, एंड टेम्परेचर जितनी देर तक कांस्टेंट रहेगा वो टाइम ड्यूरेशन हम यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। सेकंड्स में मेजर होगा, ऐसा यूनिट लेके चलना है सबको। सर ये एक दफा Now, वापस बता दें। कौन? मनाहिल। क्या पार्ट बताओ मनाइल वापस? सर के ये टाइम वाला जो भी आपने बताया। टाइम वाला मैंने बताया बेटा, आपका टेम्परेचर जब आप थर्मोमीटर हीटर को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सराउंडिंग में, वाटर में, ताकि वाटर बॉईल हो सके, तो आपने टेम्परेचर नोट करना है। टेम्परेचर कीप्स ऑन राइजिंग। अब हम लेटेंट हीट की बात कर रहे हैं ना, लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, आपने स्टॉप वॉच ऑन की, और टेम्परेचर जितनी देर तक, मतलब यहां पे आपने स्टॉप वॉच ऑन की, और जहां तक आपने स्टॉप वॉच ऑन रखी, क्योंकि इसके बाद टेम्परेचर अब बढ़ना शुरू हो रहा है। तो ये जो पार्ट है ना, ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट का पार्ट है, ठीक है। तो आपने इस पार्ट तक टाइम मेजर करना है, और वही फॉर्मूला आ जाएगा Q ओवर M, PT ओवर M, इलेक्ट्रिकल पावर हो गई IV, टाइम ऐसे ही रहा, अपॉन M, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। तो ये थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। वेव्स के सेक्शन में बेटा सबसे बड़ा सेक्शन लाइट का है, तो लाइट से रिलेटेड बेइंतहा सवालात आते हैं, ठीक है। वेव यानी जनरल वेव प्रॉपर्टीज में वो मैक्सिमम रिपल टाइम के सवाल पूछ सकता है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम सवाल ज्यादातर वेव के सेक्शन में लाइट के होते हैं। वो आपसे बोलेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्लेन मिरर, वो आपसे बोल सकता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास ब्लॉक, ठीक है। वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं लेंसेज, ठीक है। एंड ये तमाम चीजें वो आपसे डिस्कस करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सही है। तो ये तमाम चीजें वो डिस्कस कर सकते हैं। अब ये अच्छी बात है, हम लोगों ने रेगुलर क्लासेस में इन तमाम चीजों को डिस्कस किया है। मैंने आपको लाइट गेट यानी जो हमारे पास क्या होता था, रे बॉक्स, उसके थ्रू भी समझाया है कि रे बॉक्स के थ्रू आप कैसे रिफ्रैक्शन करेंगे, शो करेंगे, और पिन मेथड के थ्रू भी आप रिफ्रैक्शन कैसे शो करेंगे, ठीक है। बेल जार एक्सपेरिमेंट which proves that sound requires medium to travel, वो भी हमने डिस्कस किया है। अच्छा, लाइट का एक और पार्ट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है।
रामीन, उसका जवाब ये होगा, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, रामीन का सवाल ये है, अक्सर बेशतर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के सवालात में एक सवाल आता है, जो वैल्यू आपने स्पेसिफिक हीट की कैलकुलेट की है एक्चुअल वैल्यू उससे थोड़ी डिफर करती है। तो बेटा हम लोग एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं, और वो एजम्पशन क्या है? देयर इज नो हीट लॉस। Heat is lost. सराउंडिंग में तो हीट लॉस हो रहा है ना, ठीक है? तो ये एक रीजन आप लिख सकते हो रामीन। दूसरी बात, आपने वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट रखी है 10 वोल्ट्स। टाइम के साथ साथ वोल्टेज भी डिक्रीज हो रहा है आपकी बैटरी का, क्योंकि बैटरी यूज अप हो रही है। दैट कुड बी अ रीजन। कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप अपने सर्किट को ऑन रखेंगे, सर्किट स्टार्ट्स हीटिंग अप, तो सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, करंट कम होना शुरू हो जाएगा। 3 रीजन तो मैंने ही बता दिए, जो आपका एक्चुअल आंसर से रिलेटेड मेजर्ड आंसर नहीं आ सकता, ठीक है? ईमान, रे बॉक्स में हम लोगों ने लेजर लाइट की बात की थी, ठीक है? तो लेजर लाइट के थ्रू अगर मैं यहाँ पे लेजर लाइट यू शाइन कर रहा हूं, तो जहां लेजर की लाइट जा रही है वहां पे 2 क्रॉसेस मारे, और जहां से लेजर निकल रही है वहां 2 क्रॉस मारे। दोनों क्रॉस को मिलाया इंसिडेंट रे, इन दोनों क्रॉसेस को मिलाया इमर्जेंट रे। सबसे पहले हम लोगों ने प्रिज्म रख के उसके इर्द गिर्द आउटलाइन बना ली थी, एंड देन इन दोनों लाइंस को मिला दिया, तो इस तरह आपका एक पूरा पाथ बिल्डअप हो गया, ठीक है? Yes, sir. सर इमरजेंट रे वाली बात रिपीट कर सकते हैं आप? इमर्जेंट रे वो रे होती है जो वापस उसी मीडियम से आ रही होती है जिस मीडियम से चली है। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये इमर्जेंट रे। तो देखो एयर में वापस आ गई, ठीक है? हाँ जी, सही। नाउ बेटा, अब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सवाल आते हैं। समवन इज सेइंग समथिंग? सर ऐसा पॉसिबल है कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी फॉर एग्जांपल सवाल एग्जामिनर ने ना कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने का बोला, कोई चीज कोई एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा और आपने उसको रिप्लाई तो कर दिया, मतलब आंसर लिख दिया, बट मार्किंग स्कीम के हिसाब से वो पॉइंट जो हमने लिखा है वो उसमें वैलिड नहीं है, बट एग्जामिनर के हिसाब से जो हमने पॉइंट लिखा है वो वैलिड है, तो वो हम लोग को मार्क करते हैं इस बात पे, लाइक बिल्कुल मार्क करता है। नेगेटिव करता है? नहीं नहीं, मार्क करता है। देखो, मार्क स्कीम में अगर आपका जवाब नहीं लिखा हुआ है बट दिस मेक्स सेंस, आप गलत नहीं कह रहे हो, तो एग्जामिनर मार्क करेगा, ठीक है? जी। कैम्ब्रिज में अच्छी बात यही है कि आप लोगों को कुएं का मेंढक नहीं बनाते, कि जो लिखा है बस वही होगा, ठीक है? दैट इज व्हाई व्हेनेवर आई चेक पेपर्स, तो मार्क्स स्कीम से बाहर कोई जवाब आ रहा है लेकिन वो वैलिड जवाब है, मैं मार्क करता हूँ, और एग्जामिनर भी मार्क करता है। सही। ना बेटा आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्लॉटिंग पूरी मैंने आपको पहले चैप्टर में 4.1 सिंपल मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्ट्रेंथ मालूम करने का एक तरीका क्या हो सकता है? आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा और नीचे पेपर क्लिप्स रखे, ठीक है? अभी आप करंट पास करवा रहे हैं। इनफैक्ट आई रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस सिनेरियो, कि जब करंट वो 1 एम्पियर पास करवा रहे थे तो 2 पेपर क्लिप अट्रैक्ट हो रहे थे। करंट बढ़ाकर उन्होंने 2 एम्पियर किया, पेपर क्लिप जो इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा था उसकी क्वांटिटी बढ़ गई। तो जब करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बढ़ेगी, ठीक है? करंट और बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है वो भी बढ़ जाएंगे। तो दैट इज हाउ यू कैन इन्वेस्टिगेट, ठीक है? कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ा रहे हो नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स अट्रैक्टेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसका मैंने जवाब दिया है आपको।
Yes, you can get marks. अच्छा जी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन से रिलेटेड हम लोगों के पास लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, उससे रिलेटेड सवाल बनकर, वैसे ऐसा सवाल अभी तक बनकर आया नहीं है, कोई इतना खास देखा नहीं है हमने। एमीटर वोल्ट मीटर विद डिफरेंट रेंजेस, आई टोल्ड यू कि आप जब भी एमीटर या वोल्ट मीटर को इस्तेमाल करना शुरू करें, ऑलवेज स्टार्ट योर एक्सपेरिमेंट विद मैक्सिमम रेजिस्टेंस, फिर ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस कम करें। सिमिलरली आप जब भी एमीटर या वोल्ट मीटर को मेजर करना शुरू करेंगे तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेंज से शुरू करें। अगर आपकी रेंज के बाहर जवाब आ रहा है तो डिजिटल मीटर्स में क्या होता है, सिर्फ 1 लिखा हुआ आ जाता है और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ होता। और एनालॉग मीटर्स में क्या होता है, नीडल मैक्सिमम बाहर गई भी होती है, मतलब जो स्केल का एरिया है उससे बाहर गई भी होती है। ठीक है, दैट इज हाउ यू गेट टू नो आपकी रेंज कम है, फिर आपने दूसरी रेंज सेलेक्ट करनी होती है। तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट रेंजेस सही ऑफ दोबारा एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, if this is a P3 or P4 class, this is an ATP class. So सर क्या बोले बेटा? सर जो आपने रेंजेस वाली बात की है वो दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? रेंजेस वाली मैंने ये कही है कि आपने अपना एक्सपेरिमेंट स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेंज से शुरू करना है, लेकिन अगर आपकी रेंज कम है और आपके सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो बेटा आपने, अगर डिजिटल मीटर इस्तेमाल कर रहे हो तो 1 लिखा हुआ आता है, उससे आगे कुछ वैल्यू नहीं शो रही होती। इसका मतलब ये होता है आपकी रेंज कम है, इंक्रीज योर रेंज। तो डिजिटल मीटर में रेंज का एक पूरा ऑप्शन होता है, आप रेंज बढ़ा देते हैं, जैसे मैंने अपनी वीडियोस में आपको दिखाया है। सिमिलरली एनालॉग मीटर्स में नीडल अगर स्केल से बाहर आ रही है यहाँ, इसका मतलब आपकी रेंज कम है। ठीक है, आप रेंज इंक्रीज करें। जैसे आपका करंट है 4 एम्पेयर और आप 0 से 3 एम्पेयर की रेंज पे हैं, तो आप 0 से 6 एम्पेयर की रेंज को ऑप्ट करें। ठीक है, सिमिलरली ओके सर, थैंक यू। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द ईएमएफ सोर्सेस, ये भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, ओहम्स लॉ को वेरीफाई करने का तरीका कैसे बेटा, अगर मुझे किसी वायर की रेजिस्टेंस निकालनी है तो मैंने आपको क्या बताया था, एक पावर सोर्स रखें, इट कुड बी अ बैटरी और अ पावर सप्लाई, सीरीज में एमीटर कनेक्ट करें। ठीक है, एक लेट से मुझे बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है, बल्ब रखें, एक एडिशनल रेजिस्टर रखें, ताकि सारी जिम्मेदारी बल्ब पे ना आ जाए करंट को फ्लो करवाने की। एंड जिसका आपने वो रेजिस्टेंस निकालना है उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दें। ठीक है, मेजर द वोल्ट मीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग को एमीटर की रीडिंग से डिवाइड करें, रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, ओम्स लॉ के ग्राफ के बारे में डिस्कशन आ सकता है, जो बड़ा कॉमन है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पोटेंशियल डिवाइडर्स। ठीक है, थर्मिस्टर, एलडीआर, डायोड, कैपेसिटर अब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, थर्म आयोनिक एमिशन भी नहीं है। सीआरओ, सिर्फ और सिर्फ सीआरओ की क्या है बेटा हमारे सिलेबस में, ग्राफिंग। कलर कोड्स भी अब सिलेबस में नहीं है। सर यस, सर आप सीआरओ थोड़ा सा रिवाइज करवा सकते हैं, वो उसके वाई एक्स और एक्स एक्सेस में प्रॉब्लम हो गई। मैं आपको रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके नाउ डिटेक्शन ऑफ अल्फा बीटा गैमा, यानी जो मैंने आपको समझाया था एटीपी से रिलेटेड, अगर न्यूक्लियर फिजिक्स में कोई आता है सवाल, तो वो सवाल क्या होगा बेटा, आपसे जीएम ट्यूब के चारों केसेस जो मैंने आपको करवाए थे, सोर्स ए जो अल्फा एमिट कर रही है, सोर्स बी जो बीटा एमिट कर रही है, सोर्स सी जो गैमा एमिट कर रही है, या फिर सोर्स डी जो तीनों एमिट कर रही है। ठीक है,
आपसे ये पूछ सकते हैं हाउ टू मेजर बैकग्राउंड काउंट, मैंने पूरा तरीकेकार बताया था, प्लेस GM ट्यूब इन एन ओपन एनवायरनमेंट एंड डिटेक्ट बैकग्राउंड काउंट, रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट 3 times एंड टेक एन एवरेज। ये प्रॉपर तरीका है बैकग्राउंड काउंट को निकालने का। और हाफ लाइफ को फाइंड आउट करने का हमने एक पूरा तरीकेकार अपनी थ्योरी वाली क्लासेस में डिस्कस किया था, दैट हाउ कैन वी मेजर हाफ लाइफ ऑफ एनी एलिमेंट। ये पूरा पूछा जा सकता है। वोल्ट मीटर बल्ब पर क्यों रखा? क्योंकि बल्ब की रेजिस्टेंस निकालनी थी ना। अगर मुझे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालनी होती तो वोल्ट मीटर रेजिस्टर के साथ पैरेलल में रखता। ठीक है, बेटा रामीन, वो उन सवालात में वो ईएमएफ मालूम करने का कह रहा है आपसे कि फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो आप बैटरी के साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाएंगे। और अगर वो बोल रहा है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का वोल्टेज निकालना है, तो आप उस कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट करके उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल लिस्ट थी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जिसका ख्याल बहुत रखना होता है, क्योंकि ये आपका ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल सेशन है। लाइक एएस में जब मैं प्रैक्टिकल्स करवा रहा होता हूं, तो अब जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उनकी ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखी जाती है कि एग्जामिनर बच्चा कोई गलती तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ रीडिंग्स को माइंड में रखना है। ठीक है, अगर आपसे ग्राफ के बारे में बात की जा रही है तो एग्जामिनर आपको एटलीस्ट 5 to 6 सेट ऑफ रीडिंग्स देगा। ठीक है, या अगर आपसे बोल रहा है रीडिंग्स लिखें तो एटलीस्ट 5 to 6 सेट ऑफ रीडिंग्स लिखनी होंगी। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए वो आपको रॉ मटेरियल देगा। ठीक है, जो अभी हम लोग पेपर्स में देखेंगे। नाउ रेंज, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप स्केल बनाते हो तो आपकी रेंज यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो जब आप कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ प्लॉट करने के दौरान आप यूनिफॉर्म गैपिंग की रेंज लेंगे। जैसे यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म गैपिंग चल रही है। ठीक है, तो जब भी whenever you make your scale to plot the points on the graph, always make uniform range। और मैं आपको बता रहा हूं, कोशिश करें 100% अपनी कि आपने जो भी अपने स्केल एक्सेस के चूज करने हैं वो इवन नंबर में चूज करें, क्योंकि इवन नंबर में आप लोगों की डिवीजन आसान हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक स्केल बनाया है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो अगर कल को मुझसे बोलता है 8 मार्क करें तो मेरे लिए आसान होगा कि मैं 8 मार्क कर दूंगा, ये रहा 8। लेकिन अगर मैं इसको इवन में लेके चलता हूं, ठीक है, और हमसे बोला जाता है कि 8 मार्क करें, तो माइट बी दिस कुड बी, नहीं ये तो इस तरह 369 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 8 मार्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं अपनी जिंदगी आसान रखें, अनटिल और अनलेस आपका पास डेटा ही ऑड नंबर्स में जा रहा है तो आप ऑड नंबर का स्केल चूज करें, अदरवाइज ऑलवेज गो विथ इवन स्केल। 2 4 6 8 10 10 20 30 40 50, तो ये इवन स्केल है। ठीक है, सर फराद अभी दिखाता हूं मैं। कोई कुछ कह रहा है? जी मैं पूछ रही थी कि वो हमें बताएगा आवाज नहीं आ रही है आयशा तुम्हारी, बहुत ज्यादा कम आवाज आ रही है। कौन सा एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, मतलब जैसे एक्स एक्सिस पे जो है ना, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पुट करते हैं।
अच्छा, y जो axis चेंज पे नहीं होती। डिपेंडेंट। मैं समझाता हूँ इंडिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट कौन है। नाउ ओम्स लॉ की बात करते हैं। होती है ना, जो चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होती है शायद। हाँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो, वो क्वांटिटी जिसके चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी बदल रही है, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, बैट जो पावर सप्लाई है उसका वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो सर्किट में करंट बढ़ेगा। तो पावर सप्लाई का वोल्टेज क्या है? इंडिपेंडेंट। तो आप वोल्टेज यहां पे प्लॉट करेंगे, और वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, तो वो डिपेंडेंट है, वो आप वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ठीक है। तो रीडिंग्स को रिपीट करें इफ यू आर हैविंग सम एरर। जैसे मैंने आपको हाफ लाइफ में बताया, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी एक रैंडम प्रोसेस है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, तो टेक एन एवरेज, रिपीट द प्रोसेस एंड टेक एन एवरेज। ठीक है। प्लॉट जो आपने करने हैं पॉइंट्स, तो क्वालिटी प्लॉटिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ पर ग्राफ है, ठीक है, तो आपने पॉइंट मार्क करना है इस तरह, या फिर इस तरह। ठीक है, या तो डॉट, इंसर्कल्ड, या क्रॉस। जो डॉट आप मार्क कर रहे हैं वो इतना बड़ा मार्क नहीं करिएगा कि आपका एक पूरा का पूरा ब्लॉक ही छुप जाए, एग्जामिनर इसको कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है। बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो आपके कंट्रोल में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो जिस क्वांटिटी को आप कंट्रोल कर रहे हैं वो उसके मुताबिक बदल रहे हैं। मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी है, मैं बैटरी का वोल्टेज चेंज कर रहा हूं तो करंट बदल रहा है, तो करंट इज डिपेंडेंट, एंड बैटरी का वोल्टेज मैं कंट्रोल कर रहा हूं तो वोल्टेज इज डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। करंट डिपेंडेंट, वोल्टेज इंडिपेंडेंट। जी, आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग। क्वालिटी ऑफ पॉइंट यही है जो अभी मैंने आपको बताया रानिया। पॉइंट या तो इस तरह प्लॉट करें या तो इस तरह प्लॉट करें, और पॉइंट बहुत बड़ा मार्क ना करें, तो छोटा सा एक डॉट मार्क करें। ठीक है। कॉलम हेडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चा ये काम करता नहीं है और फिर बाद में आगे बोलता है सर हमने मार्क, सवाल तो बड़ा अच्छा किया था लेकिन मार्क्स नहीं दिए एग्जामिनर ने। ऐसे एग्जामिनर आपके साथ पर्सनल हो गया है। तो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज की रीडिंग्स है, यहाँ पे करंट की रीडिंग्स है। ठीक है। अब वो बोल रहा है हेडिंग्स मार्क करें, तो हेडिंग कैसे मार्क करेंगे? वोल्टेज स्लैश वोल्ट, करंट स्लैश एम्पेयर। और इसके एग्जामिनर अक्सर और बेशतर 1 से 2 मार्क्स दे देता है। ठीक है। इनफैक्ट मुझे याद पड़ रहा है, प्लानिंग से रिलेटेड एक सवाल आया था जिसमें ओम्स लॉ को डिस्कस करना था, तो उसने बोला था ड्रॉ अ टेबल। तो ओम्स लॉ में कितनी चीजें चाहिए होती हैं बेटा? वोल्टेज, करंट, और इन दोनों की मदद से कौन निकलता है? रेजिस्टेंस। कैन यू बिलीव इट, इसके 3 मार्क्स थे। समझ रहे हैं? नीचे कोई रेडिंग नहीं लिखनी थी, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ आपको बोला था कि आप टेबल बनाकर दिखाएं कि कैसा टेबल होगा। ठीक है। हेडिंग के मार्क्स। हाँ, हेडिंग के मार्क्स, क्वांटिटी स्लैश यूनिट। नाउ मैंने रीडिंग्स लिखी थी, मेरे मार्क्स कट आवाज गए थे, कम आ तो तो रही है बेटा आपकी। रीडिंग्स एक दफा मैंने रीडिंग्स भी लिख दी थी तो उसके मार्क्स कट गए थे। लाइक हमें कब पता चलेगा कि रीडिंग्स लिखते हैं या नहीं? तो आपको कुछ डेटा अवेलेबल किया था उन्होंने जिनसे ये आपने डेटा रीडिंग था, निकाल के आपका लिखी ही थी? पेपर था, उसमें था। अच्छा, और मैंने डिटेक्ट कर दिया तो ओके, वो ओके। पेपर वो पेपर मुझे दिखाइएगा। हो सकता है वो टीम ने चेक किए हो सकता है वहां पे मार्क डिटेक्ट ना होने हो सकता है वहां पे मार्क डिटेक्ट होने हो। ठीक है, तो वो जरूर दिखाइएगा मुझे। मैं आपको सेंड कर ओके दूंगी। बेटा, ओके। रॉ रीडिंग शुड कंटेन द सेम नंबर ऑफ डेसिमल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, सारी की सारी टेबल की वैल्यूज किस डेसिमल पॉइंट्स सेम है।
डेसिमल प्लेसेस सेम है, 1 डेसिमल प्लेस, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। तो जब आप टेबल बना रहे होते हैं तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है वो सेम हो। 1 डेसिमल प्लेस है तो सबकी 1 डेसिमल प्लेस रखें, 2 डेसिमल प्लेस है तो सबकी 2 डेसिमल प्लेस रखें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो रही है। अब देखें यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो थ्रू आउट हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखे हैं। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो थ्रू आउट 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो थ्रू आउट 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब आप टेबल बना रहे होते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डेसिमल पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना होता है। ग्राफिकल वर्क की जब आप बात करते हैं तो अक्सर और बेशतर आपने, अगर आपको याद हो, मैं जब आपको एटीपी के पास पेपर सॉल्व करवा रहा था ईयरली, मैंने क्या बोला था, व्हेनेवर यू ड्रॉ अ ग्राफ मेक श्योर आपके ग्राफ का स्केल 75% ऑफ द ग्राफ कवर कर रहा हो। तो ये देख रही हैं, ये वाला तो बहुत छोटा सा एरिया कवर कर रहा है आपके ग्राफ का, दैट इज वाई ये अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि जितना छोटा आपका ट्रेस होगा उतनी ज्यादा उनमें इनएक्यूरेसी आएगी। तो यहाँ पे देखें, एक बिगर स्केल, एक बिगर एरिया कवर हो रहा है, तो इनएक्यूरेसी के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो ऑलवेज चूज दैट स्केल जो आपके मैक्सिमम ग्राफ को कवर कर रहा हो। ये वही वाली बात हो रही है कि ट्राई टू चूज योर वैल्यूज इन इवन नंबर्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखें क्या मसला है, पहला एक बॉक्स 2 का है, दूसरा एक बॉक्स भी 2 का है, अब तीसरा बॉक्स 4 का हो गया, दैट इज वाई इट इज अनएक्सेप्टेबल। 2 4 6 8 यूनिफॉर्म स्केल कहते हैं इसे। ठीक है, तो जब आपका हर एक डिवीजन सेम वैल्यू का होता है, दैट इज हाउ यू मेक यूनिफॉर्म स्केल। पॉइंट प्लॉटिंग, ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि आपने, ये 2 तरीके हैं बस। अगर आप पॉइंट ऐसे प्लॉट करते हैं, एग्जामिनर इसे एंटरटेन नहीं करेगा, आई एम सॉरी इन एडवांस। ठीक है, आपने या तो इस तरह बनाना है या तो इस तरह बनाना है। ठीक है, एंड लाइन ऑफ बेस्ट फिट, यस यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। कभी कभार सवाल बोलता है ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करना, तो वो स्पेसिफाई कर देता है, लेकिन कभी कभार वो कुछ नहीं बोलता है, तो वी विल मेक श्योर कि हम लोग अपना ग्राफ ओरिजिन से शुरू करें। तो बेस्ट फिट का मैंने आपको एग्जांपल बताया था। अब जैसे ये देखें, ये भी बेस्ट फिट है। कैसे, 1 2 3 पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाए कर रहे हैं, 1 2 3 पॉइंट्स लाइन के नीचे लाए कर रहे हैं, बैलेंस्ड लाइन है, जितने ऊपर उतने नीचे। यहां पे देखें, 1 2 नीचे लाए कर रहे हैं, 1 2 3 4, इट्स नॉट अ बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, एंड ये भी बेस्ट फिट लाइन नहीं है। तो बेस्ट फिट लाइन की आपके पास 3 सिनेरियोज होते हैं। एक सिनेरियो ये होता है, एक सिनेरियो ये होता है, और एक सिनेरियो ये होता है। या तो सारे आपकी लाइन पे आ रहे हैं, या तो कोई भी आपकी लाइन पे नहीं आ रहा लेकिन लाइन बैलेंस्ड है, या तो कुछ आपकी लाइन पर आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे वो बैलेंस्ड है, 2 ऊपर है तो 2 नीचे है। ये 3 सिनेरियोज है बेस्ट फिट लाइन के। सिमिलरली बेस्ट फिट कर्व के भी ये भी यही 3 सिनेरियोज हैं। ठीक है, ये बेस्ट फिट कर्व सही है, एक नीचे छूट रहा है एक ऊपर छूट रहा है पॉइंट, सही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जामिनर रिकॉर्डिंग तो डलेगी, अपलोड होगी बेफिक्र रहो।
आपने पहला अटेम्प्ट ग्राफ बनाने का जो करना है वो शार्प पेंसिल और बहुत हल्के हाथ से करना है। ऐसा नहीं है अपनी जिंदगी की जान लगा के पेपर की ऊपर ऐसी लाइन बताई जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। ऐसा नहीं करिएगा, आप ऐसी लाइन बनाइएगा जो इजीली आप रब कर सके, ठीक है, अंटिल यू गेट टू नो कि यार आपकी लाइन बैलेंस्ड बन रही है, जितने पॉइंट ऊपर छूट रहे हैं उतने पॉइंट नीचे छूट रहे हैं, तो आपकी लाइन बैस्केट लाइन बन रही है, ठीक है। तो बहुत बारीक पेंसिल इस्तेमाल करनी है। अब जैसे यहाँ पे कैंडिडेट ने क्या किया है, बहुत ज्यादा थिक पेंसिल, जो शार्प पेंसिल नहीं है वो इस्तेमाल की है, तो लाइन की एक्यूरेसी खराब हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है, बैस्केट कर्व बना रहा है लेकिन मल्टीपल टुकड़ों में बनाया है, एक सिंगल थ्रो में बनता है बैस्केट कर्व, ठीक है। तो ये हेरी ग्राफ कहलाता है, ऐसा भी नहीं करना है आपने। और ये इन्होंने तो कुछ अलग ही इनका कुछ अलग मकसद है दुनिया में। इन्होंने क्या किया है, ना लाइन बनाई है ना कर्व बनाया है, ठीक है, इन्होंने एक अपना ही कोई ग्राफ बना दिया है। तो ऐसा पॉइंट टू पॉइंट ग्राफ, ये पॉइंट टू पॉइंट ग्राफ कहलाता है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, फिजिक्स में नहीं करना होता है ऐसा। कैलकुलेशन ऑफ ग्रेडियंट, तो बेटा जब भी आप ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हो तो ऑलवेज गो विद दोज पॉइंट्स व्हिच आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। लाइक ये दो पॉइंट, ये हो गया हमारे पास x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2, ठीक है। तो देखें बहुत करीब करीब है ये पॉइंट, दोनों बहुत करीब करीब है। तो आपने एज फार एज पॉसिबल दो पॉइंट्स को कंसीडर करना है एंड देन उसका ग्रेडियंट निकालना है। अक्सर बेशतर बच्चा क्या करता है, जो डेटा दिया हुआ है उसी के पॉइंट उठाकर ग्रेडियंट निकाल देता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड दैट वो पॉइंट जो उसने इस्तेमाल किए हैं वो आपकी लाइन के ट्रेस पे आ रहे हों। फर्ज करें टेबल में एक पॉइंट था ये वाला जो यहाँ आ रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल थोड़ी है ग्रेडियंट के लिए, और बच्चे ने इस पॉइंट को रिसीव करके इस पॉइंट को लिख कर ग्रेडियंट निकाल लिया। तो अगर आप टेबल में से कोई पॉइंट उठा रहे हैं, मेक श्योर वो पॉइंट आपकी लाइन पर आ रहा हो। लाइक ये पॉइंट मैं नहीं उठा सकता, ये पॉइंट मैं ग्रेडियंट के लिए नहीं यूज कर सकता, मुझे ग्रेडियंट के लिए वो पॉइंट यूज करना है जो मेरी लाइन पे लाई कर रहा है, सही है। आयशा आवाज बहुत कम आ रही है सर, स्केल लिखना होता है साइड पर। यस, हाँ आयशा बोले। अगर कोई पॉइंट नहीं लाई कर रहा लाइन पर, तो फिर हम कैसे उसको चूज करेंगे ग्रेडियंट के लिए? मतलब बेस्ट नहीं करेंगे उसे चूज अगर वो लाइन पे नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पॉइंट्स अवेलेबल थे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब ये पॉइंट्स तो मैं अपनी ग्रेडियंट की कैलकुलेशन में यूज ही नहीं कर सकता, ठीक है। सही है। आई कैन यूज दीज 4 पॉइंट्स, या फिर अपनी मर्जी से कोई तीसरा पॉइंट यूज कर लूंगा जो मेरी लाइन पे आ रहा है, ठीक है। ठीक है, सही है, लाइन पे आना चाहिए, ठीक है। जी सर समझ आ गया। तो इस सर स्केल लिखना होता है साइड पर एक्स एंड वाई एक्सिस। यस, स्केल लिखना होता है, जैसे स्केल लिखा हुआ है ना ऐसे लिखना होता है। ग्रेडियंट बता दिया मैंने आपको, सही है। वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट, बेटा वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, आपकी लाइन का वो पार्ट जो वाई एक्सिस को कट कर रहा हो। तो अगर वो आपसे बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल स्पीड टाइम ग्राफ है, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार व्हेन टाइम वाज 0 सेकंड, तो आप अपनी लाइन को उस वक्त तक एक्सटेंड करेंगे जब तक वो वाई एक्सिस को कट ना कर दे, ये वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। सिमिलरली लोड वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ देता है, लोड वर्सेस लेंथ ग्राफ दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो लेंथ ओरिजिनल कब मिलेगी आपको,
जब आपने स्प्रिंग पे कोई लोड अटैच नहीं किया है तो आपका ग्राफ यूं होगा। तो ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। तो जब 0 न्यूटन का लोड है तो उस दौरान जो लेंथ है वो आपके पास ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, एट टाइम्स ओनली ग्राफ में लिखा होता है। हाँ, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है वैसे तो वो बताएगा बेस्ट फिट लाइन बनानी है, बेस्ट फिट कर्व बनवाना है, लेकिन नहीं लिखा हुआ है तो बेस्ट फिट लाइन। 1 सेंटीमीटर नहीं नहीं, ये नहीं लिखना होता है मान, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कुछ पर्टिकुलर डिस्कशन होगा। ठीक है, अब इन तमाम चीजों को माइंड में रखते हुए व्हाट आई वांट, वी नीड टू अटेम्प्ट स्पेसिमेन पेपर। पहले मैं आपको IGCSE का स्पेसिमेन पेपर करवाऊंगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, क्योंकि मैं ये जो एक बिल्डअप था ना KTP का, इसकी रिकॉर्डिंग अलग पोस्ट करूंगा एंड देन फिर मैं पास्ट पेपर अलग पोस्ट